Good morning. Good morning, all of you. Very good morning. वैसे आज गुड मॉर्निंग कहने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि टाइम इज नॉट रियली गुड. टाइम इज नॉट रियली गुड. It's very hard time for whole humanity. मतलब इट्स वेरी सैड. अभी जो ये सब चल रहा है ना, कोरोना और ये सब, अभी आज पता चला है कि भाई ऋषि कपूर भी नहीं रहे. तो ये लोग क्योंकि वेल नोन हैं, तो उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं सारे लोग, तो उनका फील ज़्यादा आता है हर किसी को. बट उनका तो सभी को है ही है, दुख है. लेकिन अभी जो हजारों की संख्या में ऑल ओवर वर्ल्ड जो डेथ हो रही हैं, कंटिन्यूअसली हो रही हैं. इंडिया का अभी कितना पहुंच गया कोरोना केसेस? 32,000 के आसपास ना. हाँ, डेथ्स अराउंड 1,000 से ऊपर हो गई हैं. तो 32,000, इट्स वेरी यू नो डराने वाला नंबर है ये. अभी 32,000 से ऊपर पहुंच गए हैं इंडिया में कोरोना केसेस. तो रियली गुड मॉर्निंग कहने का तो मतलब बन नहीं रहा है, लेकिन इट्स ओके. हार्ड टाइम है ना. तो अभी हम लोग अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि भाई जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें. और हमसे इस तरीके की कोई गलती ना हो कि हमारा उसमें कुछ पार्ट हो. बचे रहें और दूसरे को बोलने का भी ट्राई करें कि भाई नहीं जाना है बाहर. और इतना ही कर सकते हैं फिलहाल तो. एंड वी कैन जस्ट प्रे टू गॉड इफ यू बिलीव इन गॉड. तो जो भी पॉजिटिव वाइब्स आप दे सकते हैं वर्ल्ड को, वो देने की कोशिश करिए. बाकी ठीक है, चल रहा है जैसे. क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाएगा इसका, आई डोंट थिंक के स्थिति में कोई रिलीफ मिलेगा. जब तक इसका प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनेगा ना, तब तक लग नहीं रहा है कि कुछ रिकवरी हो पाएगी. इट्स नंबर्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग लाइक दिस. इंक्रीज ही हो रहा है. मतलब वर्ल्ड का भी देखो चाहे इंडिया का देखो, अभी डिक्रीज का कोई स्लोप आया नहीं है. इट्स स्टिल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. चलिए, मीनवाइल हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट, के आगे एज सुन एज पॉसिबल कुछ वैक्सीन बन जाएगी, खोज ली जाएगी तो उसके बाद से, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई फिर से शुरू होगी. बिकॉज अगेन वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अगेन एट दैट पोजीशन. वहां पे लेके जाना होगा. चाहे हम अपने कंट्री की बात करें, चाहे हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, हमें दोबारा उसी खुशहाली पे पहुंचने के लिए अभी अगर हमको 8 घंटे मेहनत करनी थी ऑन एन एवरेज, तो लॉकडाउन और ये सब जब खत्म होगा, लेट से 4 5 6 महीने जितने भी लग जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सब लोग उसके लिए भी तैयार रहें. आपको मतलब मोर देन दैट, ऑन एन एवरेज मेहनत भी बढ़ेगी, मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, कई रूल्स भी चेंज होंगे. तो सिनेरियो जो है वो पूरा बदलने वाला है पूरे वर्ल्ड में. काफी बदलने वाला है, मतलब हर चीज बदलने वाली है. देखते हैं क्या होता है. होप फॉर द बेस्ट. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का करना है हम लोगों को, है ना. सो दिस इज द प्रोफाइल यू कैन सी. So those who want serious preparation for one complete year, they can get the subscription. ये right now this is only way जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर अपना गोल सिलेक्ट करना रहता है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद गेट एंड ईएसई, और उसके बाद आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे मेरा नाम सर्च करके. ये कई सारे पेड कोर्सेज हैं. अभी टोम कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज हैं. पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबको एक्चुअली 60 70 80 मैसेज एक साथ पहुंच जाते हैं ना.
तो मैंने पहला तो ये बोला, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्यादातर नोटिफिकेशन मैं इसी पे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कब स्टार्ट होगा, वो तो उस चक्कर में क्या है कि जो रियल डाउट्स हैं या कोई स्टूडेंट क्वेश्चन भेज रहा है ना, वो रह जाते हैं, क्योंकि मुझे सामने दिखते हैं 80 मैसेज एक साथ, तो वो थोड़ा सा रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। तो आप कुछ जो अनवांटेड मैसेज हैं, जो कॉमन सी चीजें पूछना चाह रहे हैं, वो मैं इस पे रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन है तो वो अच्छी बात है, वो आप सेंड कर सकते हैं। हाँ, और जब मैसेज करते हैं ना आप मुझे, तो मैसेज में एक चीज मेंशन कर दीजिए करिए कि आप मतलब कहाँ स्टूडेंट हैं। जैसे कुछ पुराने मेड जी के स्टूडेंट हैं और कुछ अभी सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं, तो आप प्लस के स्टूडेंट हैं या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ मैं। फिर मुझे फिर मैसेज करता हूँ मैं, फिर वो आता है। और कोशिश करें मैसेज करें वो टू द पॉइंट प्रिसाइज करें। जैसे पहला मैसेज भेज भेज देते हैं स्टूडेंट, हाय सर, अब मैंने रिप्लाई कर दिया हेलो हाँ बताइए। फिर उसके बाद मैसेज आ रहा है कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो अब वो, उसको रिप्लाई करने के लिए मैं तब तक और बढ़ जाता हूँ आगे, अब उसको रिप्लाई करने के लिए मुझे दोबारा मैसेज करना पड़ता है, हाँ बताओ क्या पूछना है। तो आप सीधा जो टू द पॉइंट है वो लिखें कि सर आई एम दिस, अपना बताएं, और आई वांट टू नो दिस। तो वो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, क्योंकि आप इस तरह बात करना शुरू कर देंगे तो वो बात करने शुरू में फिर वो मैसेज रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, टाइम किल होता है, ठीक है। तो मैसेज जब भी करें अपना कहाँ से आप मेरे से कनेक्टेड हैं वो लिख दें, अपना नाम लिख दें और अपना पर्पज लिख दें, दैट्स इट। तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सही तरीका है। अभी गेट एंड ईएसी के लिए सब्सक्रिप्शन जो लोग लेना चाह रहे हैं, वो लोग लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको ये पेड कोर्सेज दिखेंगे, ये फ्री कोर्सेज, क्लासेस, स्पेशल क्लासेस दिखेंगी, ऑल यू कैन अटेंड। 1 मंथ का फीस 5000 है, 12 मंथ का फी, 1 ईयर का 25,000 है। और कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ऑफ मिल जाता है। उसी तरह 2 साल का फीस है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 30,000 है, उसमें भी आप कोड यूज़ करके 27,000 कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या और आप जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो फाइनली हम इस टॉपिक पे पहुंच गए हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। इसके साथ फिर अपना स्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। काफी डिटेल में मैंने करा दिया आपको, लग नहीं रहा है कि ये क्रैश कोर्स है, बट चलिए। हम्म सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए, सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ आपसे, जिससे कि पता चले आप लोग कहाँ तक समझते हैं इस चीज को। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आज कर लेंगे तो आपको आई होप फील आ जाएगा फॉर होल लाइफ। बताइए, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। गुड मॉर्निंग। क्या समझते हैं, बोलो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस टू रोटेशन, ओके। रेजिस्टेंस टू टॉर्क, हम्म, ओके। हम्म, विच वन, हाँ, आपने मतलब क्लास किया है, वेरी गुड। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको कहना चाहिए एक्चुअली दिस इज ऑफ टू टाइप्स सर, है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दो टाइप का होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। वो क्या है दो टाइप। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के दो टाइप करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा पहले मूवमेंट और इनर्शिया की अलग अलग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में देखो हमारे दो वर्ड हैं, पहला क्या है, मूवमेंट, और दूसरा क्या है,
इनर्शिया। इनर्शिया मूवमेंट क्या होता है शायद हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, और इनर्शिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें लैपटॉप का कॉर्ड, तो इसमें दो वर्ड है अपना, मूवमेंट एंड इनर्शिया। मूवमेंट की हम लोग बात कर चुके हैं। मूवमेंट इज ए ब्रॉड टर्म, इट कैन बी टेकन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मूवमेंट लिया जा सकता है ना। अभी लास्ट क्लास में ही बात की थी, मूवमेंट वेट का भी होता है, वॉल्यूम का भी होता है, मास का भी होता है, एरिया का भी होता है, लेंथ का भी होता है, सबका होता है मूवमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मूवमेंट आप ले सकते हो, बट ऑलवेज अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस, बट ऑलवेज अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस, है ना। तो ये किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट लिया जाता है, पॉइंट और एक्सिस। और जैसे ही मूवमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का लेते हो तो नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का मूवमेंट है वो फील कर लिया गया है, बट हर फिजिकल क्वांटिटी का मूवमेंट अब तक फील नहीं किया गया। जैसे मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लेट्स से मैं कह दूं मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो मूवमेंट किसी भी चीज का लिया जा सकता है। मूवमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो क्या बनेगा जाके, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कौन बताएगा, व्हाट इज इनर्शिया। टू बी इन एनी स्टेट रेस्ट और मोशन। ओके, और बताओ व्हाट इज इनर्शिया, ओनली इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं याद है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जड़त्व, ऐसे कहते हैं क्या, है ना, जड़त्व। हाँ, जो बिल्कुल जिसकी जड़ हो, जो जम जाए, है ना, ऐसी फीलिंग मिलती है। जड़त्व बोल के ये फीलिंग मिलती है कि बिल्कुल जड़ है ये, मतलब चेंज नहीं होना होना चाहता है ना। सो इनर्शिया इज समथिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज। कुछ भी चेंज लाना चाह रहे हो उसके अपोजिट वो इसे रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंट टुवर्ड एनी चेंज। एनी चेंज, जैसे कोई बॉडी रुकी है, मैं उसे चलाना चाह रहा हूँ, और जो चल रही है मैं उसको रुकाना चाह रहा हूँ, तो हमेशा इनर्शिया पिक्चर में आएगा। तो इनर्शिया या मूवमेंट, देखो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बस साइंस में ही लगती हैं, डेली लाइफ में नहीं लगती हैं। इनर्शिया डेली लाइफ में भी लगता है, अगर आप फील कर सकते हैं। मान लो कोई एक अच्छा स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो कि एक अच्छा स्टूडेंट है, पॉजिटिव स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है। और पॉजिटिव स्टूडेंट होगा, जो गुड स्टूडेंट होगा, वो क्या करना चाहेगा, वो पढ़ाई करना चाहेगा, यू वांट टू स्टडी, है ना। अगर वो स्टडी करता है और मैं उसको रोकना चाहूँ कि मत कर बेटा, तो बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो, नहीं सर मुझे पढ़ना है। और एक नेगेटिव स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ना चाहता है, हु डोंट स्टडी, ठीक है, हु डोंट स्टडी, मैं उसको कहूँ बेटा पढ़ पढ़ पढ़, तो वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो पढ़ते हुए को रुकाना मुश्किल है और रुके हुए को पढ़ाना मुश्किल है, ये भी इनर्शिया ही है। बात आई ना समझ, ये भी इनर्शिया ही है। यहाँ आप चेंज करना चाह रहे हो, उसको अनपढ़ को पढ़ाना चाहो और पढ़े लिखे को बोलो कि सब भूल जाए बेटा, तो बहुत मुश्किल है। तो हर जगह इनर्शिया लगता है, लेकिन हम लोग क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस की बात करेंगे बस। ठीक है, तो इनर्शिया इज ऑलवेज सम रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज, गेटिंग द पॉइंट। तो ये बन जाएगा मूवमेंट और ये हो गया इनर्शिया। अब दोनों जब एक साथ आते हैं तो तीसरी चीज बन जाती है। मूवमेंट एक अलग चीज है, इनर्शिया एक अलग चीज है, दोनों एक साथ आएंगे तो ये बन जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो एक नई चीज बन जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कहा कि दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का। तो वो दो टाइप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कब कब पढ़ा है, तो देखो आपने कब कब पढ़ाई की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सबसे पहले लाइफ में किस क्लास में पढ़ा था बोलो, याद है, 11th क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, ये सुनो। तो 11th क्लास में आपने सबसे पहले पढ़ा था,
है ना। तब वहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पहला वाला, वो दरअसल क्या था, वो दरअसल था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसी को बोलते थे मोमेंट ऑफ मास, उसी को बोलते थे सेकंड मोमेंट ऑफ मास। तो तुमने जो सबसे पहले लाइफ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था वो दरअसल क्या था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ये सुनो, तो ये कैसे पढ़ाया गया था आपको, कैसे पढ़ाया गया था, इसमें बोला गया था कि भाई किसी मास का मूवमेंट लेना है। मास का मूवमेंट कैसे लेना है, वो भी दो बार मूवमेंट लेना है, मूवमेंट ऑफ मास। अब मैं आपसे कहूं मूवमेंट बताओ, आप कहेंगे सर किसका मूवमेंट बताऊं। मैं कहता हूं मान लो ये छोटा सा मास है डीएम, इसका मूवमेंट बताओ बेटा। आप कहोगे ओके सर, बता दूंगा, इस मास का मूवमेंट बता दूंगा। लेकिन मूवमेंट तो सर ऑलवेज अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस होता है, ये सुनो। तो किस पॉइंट और एक्सिस पर बताऊं सर आपको, तो मैं कहूंगा बेटा इस एक्सिस के अबाउट बता दो, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट बता दो इसका। तो आप कहेंगे ओके सर, इस एक्सिस से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, अब इधर तो परपेंडिकुलर का कोई मतलब नहीं है, तो इधर देखोगे आप परपेंडिकुलर कि सर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अगर x है, वो क्या है x है, तो मेरा मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। अब ये पहली बार मूवमेंट लिया गया तो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास। मैं कहूं फिर से मूवमेंट लो इसका, तो फिर से लिया जा सकता है कि नहीं बोलो। तो सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास, तो दोबारा फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स करोगे। थर्ड मूवमेंट ऑफ मास भी लिया जा सकता है कि नहीं, ऐसे ही फोर्थ भी लिया जा सकता है। कितने बार मूवमेंट ले सकते हो, इनफाइनाइट, लेते रहो 10 बार 20 बार 50 बार, कोई मतलब नहीं। अब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है, इसकी फीलिंग समझो, जो बुक्स में लिखा रहता है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा तुमने कब किया था, लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में कब किया था, जब तुम सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना चाह रहे थे, किया था कि नहीं बोलो, किया था कि नहीं बोलो। जब तुम सेंटर ऑफ मास को पता करना चाह रहे थे तब तुमने मास का मूवमेंट लिया था कि नहीं लिया था, इक्वेशन लगाई थी कि नहीं लगाई थी। हाँ, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है, सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो सेंटर ऑफ मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस देगा। समझ रहे हैं? उसी से कनेक्टेड है। सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसी तरह थर्ड होगा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हर एक का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग होगा। तो पहले का तो चलो यूज कर लिया गया है, फील कर लिया गया, दूसरे का भी यूज कर लिया गया, फील कर लिया गया। दूसरे वाले को क्या नाम दिया जाता है, सेकंड मूवमेंट ऑफ मास को मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पता है क्या आपको, पता है क्या। हम्म। थर्ड फोर्थ का क्या है, ना अब तक फील हो पाया है और ना किसी को पता है। ठीक है, हो सकता है नासा साइंटिस्ट लोगों को पता हो लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थर्ड का फोर्थ का ऐसे हो कितने सकते हैं, इनफाइनाइट। अब इसमें जो सेकंड वाला है वो स्पेशल है, उसका नाम क्या है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो समझो कि ये तुम बचपन से जानते हो, यू नो इट बट यू डोंट नो दैट यू नो। बचपन में ऐसे फिरकी फिरकी खेला है ना, ऐसे ये फिरकी चलाते थे, ऐसे घुमा देते थे ना, इसकी फिरकी देर तक चलेगी, खेला है ना, खेलते थे ना बचपन में। नहीं खेले हो तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे फिरकी फिरकी खेला जाता आता था, है ना। तो उस फिरकी के खेल में हम ये समझ जाते थे कि अगर हम सेम टॉर्क लगा रहे हैं, सेम एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये वाली फिरकी जिसमें मास पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कम टाइम के लिए चलती थी,
और ये ज़्यादा टाइम तक घूमती रहती थी, क्योंकि अगर सेम मास है और रेडियस सेम है, दोनों का मास एंड रेडियस सेम है, इसका मास रिंग जैसा है, जितना मास पेरीफेरी की तरफ होता है, ठीक है, ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा देर तक चलती थी। ये हम फिर की खेलते खेलते समझ जाते हैं ना, तो हम फिर की ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं कि उसका मास जो हो वो सरकमफ्रेंस की तरफ ज़्यादा हो, उसकी रेडियस सेंटर से ज़्यादा हो। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नो। तो हम यहाँ पर दरअसल क्या समझ जाते हैं, क्योंकि इसका मास सेंटर से दूर होता है ओ से, तो उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुरंत समझ जाते हैं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशन। रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशन, और यू कैन से रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब देखो, अभी भी अगर किसी की समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लाई व्हील है, मेरे पास एक फ्लाई व्हील है जिसका मास है ओनली 2 kg। ठीक है, सिर्फ 2 kg है, और ये रुका हुआ है, इट इज इन रेस्ट इनिशियली, इनिशियली रेस्ट में है। और मैं कहूँ जाओ बेटा अपने हाथ से इसको घुमा के आओ, इसको घुमा के आओ अपने हाथ से, ठीक है, 1000 RPM तक पहुंचा दो इसको, तो आप जाओगे, घुमा दोगे। फिर मैं कहूँ मान लो ये ऑलरेडी 1000 RPM से घूम रहा है, जाओ हाथ से रुका दो, तो हो सकता है कुछ लोग जाएंगे, ट्राई करेंगे और रुका भी देंगे। ये सुनो, अब एक दूसरा फ्लाई व्हील और है, एक और है फ्लाई व्हील दूसरा, जिसका मास है 2 टन। कितना मास है? 2 टन। ठीक है, रुका हुआ है रेस्ट में। मैं कहूँ जाओ बेटा अपने हाथ से इसको चला के आओ, 1000 RPM पहुंचा दो, तो क्या होगा? बोलो भाई, क्या होगा? मुश्किल लगेगी कि नहीं? बहुत मुश्किल होगी, जाओगे लटक जाओगे इस पे, लेकिन घूमने बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा केस है, मैं कहूँ ऑलरेडी घूम रहा है बेटा, 1000 RPM से घूम रहा है, जाओ अपने हाथ से रुका दो इसको, ट्राई करोगे? हैं? हाँ, तेल निकल जाएगा, है ना। तो मैं कहूँ ये 1000 RPM से घूम रहा है, जाओ अपने हाथ से रुका दो, क्या होगा? यहाँ पकड़ोगे और तुम भी घूम जाओगे इसके साथ, है ना। तो देखो बात सीधी सी क्या है, मान लो रेडियस दोनों का सेम कर देता हूँ, 1 मीटर 1 मीटर, रेडियस सेम कर दिया, मान लो रेडियस सेम है, लेकिन मास बढ़ा दिया, तो इसका मास बढ़ जाएगा, तो मास का ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इसका मास कम है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ये रुका है तो चलाना आसान, चल रहा है तो रुकाना आसान, इजीली काम हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा वाला, ये रुका है तो चलाना मुश्किल, चला है तो रुकाना मुश्किल। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, इसलिए इसको चलाना बहुत मुश्किल। ठीक है, सो इट इज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशनल मोशन। रुका है तो घुमाना मुश्किल, घूम रहा है तो रुकाना मुश्किल। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, सो दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो, ये छोटी बॉडी है, मास डीएम है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बॉडी इतनी बड़ी है, इसका टोटल मास एम है, इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब आपने पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक ले ली थी, ये तो छोटा सा एक पॉइंट की तरह है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक लोगे, यहाँ तक या यहाँ तक? कहाँ तक ली जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो? है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक ली जाएगी? तो फंस आ जाओगे ना। इसीलिए क्या डिफाइन करना पड़ा इससे पहले? सेंटर ऑफ मास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक की ली जाएगी बेटा? सेंटर ऑफ मास तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले छोटे एलिमेंट का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर,
पूरे का पता करना है, फुल बॉडी का, तो वो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, अच्छे से जानते हैं। अगर पूरी बॉडी का चाहिए होता है तो इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। और पूरी बॉडी का किसके बराबर होगा बोलो? टोटल मास इंटू एक्स बार। टोटल मास इंटू एक्स बार होगा कि नहीं होगा? क्या ये वही फॉर्मूला है अपना? यहाँ से एक्स बार निकालो जरा, यहाँ से एक्स बार निकालो जरा, क्या वैल्यू बन जाएगी बोलो? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम ओवर, सॉरी स्क्वायर हो गए हैं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके का फॉर्मूला बन गया कि नहीं? इंटीग्रल डीएम, टोटल मास को क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रल डीएम। ठीक है, तो यहाँ दो बार आप मूवमेंट ले रहे हैं, हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें एक बार मूवमेंट लिया गया था। ठीक है कि नहीं? तो ये उसी फॉर्मूले की तरह बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, उसी फॉर्मूले की तरह बन गया। बात आई नहीं समझ में? तो ये है तुम्हारा पहला मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा, बोले सर थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज पहुंच गए बीटेक फर्स्ट ईयर में। बीटेक फर्स्ट ईयर में जब पहुंचे तो सर एक और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया गया। वो दरअसल सर कौन सा था? एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। मूवमेंट ऑफ एरिया था, या कहें सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया था। दूसरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और पढ़ा दिया गया सर हमको, एरिया वाला। बोले ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जैसे कोई छोटा एरिया है डीए, उसका मैं अगर किसी इस एक्सिस से मूवमेंट पता करूं तो एरिया का फर्स्ट मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई? एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ एरिया। इसका यूज कहाँ था, या कहूँ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को निकालने में काम आया था। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, इसको निकालने में काम आता है। सेकंड वाला लो तो मूवमेंट ऑफ एरिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। ये स्पेशल बन जाएगा क्या? एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी भी तुमको फीलिंग बचपन से ही है। अभी देखो बताता हूँ। अब कितने बार मूवमेंट ले सकते हो? इनफाइनाइट। उनका कोई मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सब सारे इनफाइनाइट वाले तो फील नहीं कर लोगे। ठीक, तो ये सेकंड वाला ही स्पेशल है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है देखो, ये भी तुम बचपन से ही जानते हो, बट यू नो बट यू डोंट नो दैट यू नो। देखो, बचपन में बचपन में बिस्किट खाने को दिया गया तुमको। बिस्किट खाते हो ना? बिस्किट तो खाया होगा बचपन में, है ना? मान लो आपके मम्मी ने आपको बिस्किट दिया खाने को। कौन सा बिस्किट दिया खाने को बोलो? है भाई, पार्ले जी दिया खाने को, है ना? पार्ले जी, पार्ले जी खाया ना? हाँ। तो मान लो बचपन में पहली बार आपको बिस्किट खाने को दिया गया इस तरीके से। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना? ये पार्ले जी। ओके, आप बचपन से ही साइंटिस्ट हैं। हम्म। तो आपने देखा, अच्छा, ये जो पार्ले जी है इसका आपने देखा लेंथ एल है, क्योंकि खाने से पहले आप एनालिसिस करते हैं, है ना? ये विड्थ जो है इसका बी है, और ये वाला साइड जो है वो डी है। तो आपने बिस्किट को ध्यान से देखा, ये लेंथ एल है, ये बी है और ये डी। इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको आपने वाई एक्सिस मान लिया। ठीक, जेड एक्सिस क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बन जाएगी, ऐसे पैरेलल टू दी लेंथ, जेड एक्सिस हो जाएगी। अब जरा ये बताओ, अभी थोड़े बड़े हो गए हो, ये एरिया है कितना होगा? बी इंटू डी। इस एरिया का, क्या आपको एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? एक्स एक्सिस पर कितना होगा? आई एक्स या आई एक्स एक्स लिखूं तो कितना होता है, याद है? बी डी क्यूब बाई 12। और आई बाई बाई कितना होगा बेटा? डी बी क्यूब बाई 12। होगा कि नहीं होगा बोलो?
होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, तो देखो यहाँ जरा बताओ, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई? ज्यादा कौन सा है इन दोनों में से? आपको दिख रहा है बी छोटा है, डी बड़ा है, तो ज्यादा कौन सा होगा बोलो? तो हमें साफ साफ चमक रहा है आई एक्स एक्स जो है यहाँ वो आई वाई वाई से ज्यादा हो, क्योंकि हमारा गिवन फिगर में बी जो है वो डी से बहुत कम है। डी का क्यूब है यहाँ पर, होगा ज्यादा। अब जरा ये बताओ कि बिस्किट जब तुम्हें दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, देखो इधर, अब ये बिस्किट तुम्हें दिया गया, इसकी क्रॉस सेक्शन पर ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाली, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बताओ बिस्किट को कैसे तोड़ के खाते हो? यू बेंड अबाउट वाई एक्सिस लाइक दिस, सॉरी एक्स एक्सिस लाइक दिस और वाई एक्सिस लाइक दिस। कैसे तोड़ते हो? ए और बी, एक्स और वाई, किस एक्सिस पर बेंडिंग करते हो? ए और बाई, ए और बी, एक्स और बाई किस एक्सिस पर बेंडिंग करते हैं हम लोग? हाँ, वाई एक्सिस पे बेंडिंग करते हैं ना, ऐसे। वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग बेंडिंग करते हैं, वी डू बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे बेंडिंग करते हैं, है ना। एक्स एक्सिस पर बेंडिंग नहीं करते हैं, ऐसे बेंडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्स इज मोर। हो सकता है बचपन में पहली बार जब तुमको दिया गया होगा तो तुमने एक्स पे भी ट्राई किया होगा, फिर तुमने रियलाइज किया होगा, ओह, अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स एक्स इज वेरी हाई, सो आई शुड बेंड अबाउट वाई। तब तुमने वाई पे बेंड अबाउट करके देखा होगा, वो तुम्हें इजी लगा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, तुम किस एक्सिस पर बेंड करके खाते हो? तुम वाई एक्सिस पर बेंड करके खाते हो। एक्स एक्सिस पर आई एक्स एक्स इज मोर, सो मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग, मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग। होगा कि नहीं होगा? तो जिस एक्सिस पर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उस पर ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, उस पर ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ आपको एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया। तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स क्या? डिफॉर्मेशन। वहां मोशन हो रहा था, यहाँ डिफॉर्मेशन होता है। ये सोम में पढ़ते हो तो यहाँ डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन दोनों ही होते हैं, बेंडिंग में भी एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया जाता है और टॉर्सन में भी एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है। क्या बोलो? टॉर्सन की क्वेश्चन याद है, भूल गए? टॉर्सन की क्वेश्चन क्या थी? बेंडिंग की क्वेश्चन क्या होती है? एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। और टॉर्सन की क्या है? टी बाई जे टाउ बाई आर और सी थीटा बाई एल। होती है कि नहीं? तो यहाँ पर ये आई क्या है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जे क्या है? बोलो, जे क्या है? हम्म, जे क्या होता है बोलो? बोलो बोलो। पोलर। हाँ, तो पोलर फिर क्या कोई नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? बोलो। है तो ये भी एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो है, बस ये किसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट होता है, तो आई जेड जेड होता है, ये जेड एक्सिस के अबाउट। इसी को जे बोल दो, इसी को आई पोलर बोल दो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? नाम रख दिए। पोलर की जगह मैं इसका नाम टोलर रख देता तो तुम टोलर बोलने लग जाते, उससे क्या फर्क पड़ता है?
है तो ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही। बात आई समझ में कि नहीं? ये होता है एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट। जब यहाँ वाई ले रहे हो तो यहाँ एक्स होगा, जब यहाँ एक्स होगा तब यहाँ वाई होगा। वो ये है कि आप बेंडिंग किस एक्सिस पे करा रहे हो, किस तरफ करा रहे हो। ठीक है। टॉर्शन तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही कराते हैं, तो इसमें ये आई जेड जेड ही होगा हमेशा। बात आई समझ में कि नहीं आई? हाँ। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। अब देखो यहाँ छोटा एरिया था तो तुमने डिस्टेंस ले ली थी, अब ये कोई बड़ा बड़ा एरिया ए है, तो कहाँ तक ली जाएगी डिस्टेंस? कहाँ तक ली जाएगी? सेंट्रोइड ऑफ एरिया तक की डिस्टेंस ली जाएगी। तो आपका यहाँ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पूरे एरिया का एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। या फिर इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी। बात समझ आई? हो गया। दिस इज हाउ complete concept of moment of inertia is given। आया समझ? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का पल्ले पड़ गया। ठीक है ना? अब कोई पूछता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या बताओगे? कोई पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या बताओगे? सर ये दो टाइप का होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप बताइए कौन सा बताऊं? जैसे ही इतना बोलोगे इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि तुमको पता है, तुमको पता है। और अगर फिर पूछ दें मास मूवमेंट बताओ, बता दो कि सर सेकंड मूवमेंट ऑफ मास मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशनल मोशन होता है। अगर मास कम है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो रुका है तो चलाना आसान है, चल रहा है तो रुकाना आसान है। लेकिन अगर मास हाई है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, तो रुका है तो चलाना मुश्किल, चला है तो रुकाना मुश्किल। बात आई ना समझ में? फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सर इट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। इट गिव्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में सर मेरा दोनों ही शामिल है, बेंडिंग और टॉर्शन। खत्म हो गई बात। जिस एक्सिस पर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उधर डिफॉर्म करना मुश्किल है। जिस एक्सिस पर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उस पर डिफॉर्म करना आसान है। अब जब तुम बड़े हुए तो मुश्किल बढ़ गई। ये पार्ले जी क्या बन जाएगा? बीम बन जाएगा। अब इसको तुम खा नहीं सकते। ठीक है। कुछ अब भी बोलेंगे सर हम तो बचपन से इंटेलिजेंट थे, हम ना एक्स पे तोड़ते थे ना वाई पे तोड़ते थे, ऐसे लेते थे, ऐसे सिक चाय में डुबो के खा लेते थे, है ना? ये सुनो, तो ऐसे इंटेलिजेंट अगर आप हैं तो भी अच्छी बात है। हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए या खुश रहना है ना? बोले सर हम ना एक्स पे बेंड करते हैं ना वाई पे बेंड करते हैं, हम सिर्फ चाय में डुबोते हैं और खा लेते हैं प्यार से, वो भी अच्छी बात है। तो बेंडिंग होता है या टॉर्सन जब होता है तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम आता है। तो जब ये बीम बन जाता है तो हम रियल लाइफ में देखते हैं कि बीम जहां भी लगा होगा ना, ऐसे बीम देखने का कभी भी छत पर, तो उसका जो ये डेप्थ होता है, डेप्थ बीम का वर्टिकल डायरेक्शन में डायमेंशन ये ज्यादा रखा जाता है, और ये वाला जो डायमेंशन भी है ये कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोड देखो जनरली बीम पे क्या ऊपर से लोड पड़ रहा होगा। बीम कैसे रहता है? बीम का यूज क्या है? बीम का यूज क्या है बेटा? बीम का यूज लोड कैरी करना है ना? और जनरली जिस भी जगह लगा होता है तो जनरली वर्टिकल लोड को ये कैरी करता है। बीम ऐसे होगा ना ब्लॉक की तरह, इधर लगा दिया तुमने हिंज, इधर लगा दिया रोलर सपोर्ट, ऐसे करके कुछ।
तो बीम में वर्टिकल लोड कैरी करता है जनरली। मान लो यहाँ कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर जब कोई खड़ा है तो उसका वेट ऐसे लगेगा। तो यहाँ बताओ बेंडिंग किस एक्सिस पर होने का चांसेस है, एक्स पर या वाई पर? बेंडिंग किसके अबाउट होना चाह रही है बोलो? यहाँ इस डब्लू की वजह से बेंडिंग किस एक्सिस पर होना चाह रही है, एक्स या वाई? किस एक्सिस पर बेंडिंग होना चाह रही है बोलो? एक्स भी बोल दिया, वाई भी बोल दिया, तो समझ क्या आया यार तुमको फिर? पिछला समझ गया, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन तो घूम गए। ऐसे ही लोड लग रहा है तो यहाँ बेंडिंग किस पर होना चाह रही है, एक्स पर या वाई पर? जब सोम पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में बताऊंगा, वहां भी बताऊंगा। अभी लेकिन सोम नहीं पढ़ रहे हम लोग। लेकिन जितना बता आती तो सोम मैकेनिक्स से ही है सारी की सारी। मैकेनिक्स वाली चीज तो समझ लो। हाँ, तो यहाँ पर देखो इधर एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस इधर होगी ऐसे, है ना? इस एरिया पर भी होगी। तो यहाँ बेंडिंग कैसे होना चाहेगी, ये बीम है, ये ऐसे मुड़ना चाह रहा है, मुड़ना चाह रहा है कि नहीं, ड्यू टू डब्लू लोड। तो एक्स एक्सिस यहाँ होगी ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ मूवमेंट ऐसे लगा होगा ना, तभी तो ये ऐसे मुड़ रहा है, तभी तो ऐसे मुड़ रहा है कि नहीं? तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो मूवमेंट दे रहे हो, ये मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो घुमा रहे हो। ये वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट है क्या? वाई एक्सिस तो ऐसे है, वो तो तब होता है जब तुम ऐसे घुमाते इसको, ऐसे भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, इस बीम में ऐसे जाके ऐसे मैं टक्कर मारूं, ऐसे फोर्स लगाऊं, तब बेंडिंग वाई एक्सिस पे होगी, ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं? तब ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर बेंडिंग कराना चाह रहे हो, तो क्योंकि तुम्हारी एक्स एक्सिस पर बेंडिंग होने का चांस होता है बीम में, तो इसीलिए आई एक्स एक्स ज्यादा रखा जाता है। तो आई एक्स एक्स ज्यादा कैसे रख सकते हो, डी को ज्यादा कर दो बी से, हो गया आई एक्स एक्स ज्यादा। यस और नो? दैट्स व्हाई वी जनरली कीप आई एक्स एक्स मोर, आई एक्स एक्स मोर रखा जाता है। सो मैं इनको बहुत डिटेल में कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, so this is bending about x axis not y axis। ठीक है जी, this is bending about x axis। इसलिए बीम में ये डी डायमेंशन ज्यादा रखा जाता है बी से। क्लियर हो गया? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा बीटेक में ज्यादा यूज है, सो में भी है, मशीन डिजाइन में भी है, कई जगह इसका काम आता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो क्या, याद है किसी को? बीम का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर दिखता है, वो अच्छा बीम नहीं है स्क्वायर वाला जो है, उस पर ज़्यादा लोड नहीं लग रहा होगा तो बना दिया होगा। लेकिन आप कभी कोई ब्रिज देखना, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, है ना, उनके नीचे देखना, या कोई बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा हॉल है, कोई बहुत बड़ा हॉल हो, उसका बीम देखना आप। ठीक है, उसके बीम में डी हमेशा ये वर्टिकल वाली ज़्यादा होगी, बी से काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है। हम्म। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में कहाँ इसका यूज है बोलो, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? वेरी गुड, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर जब पढ़ते हैं तब उसमें आई का टर्म आता है ना? तो फ्लूइड में हम लोग वो भी पढ़ेंगे, मेटा सेंटर हाइट में यूज करने में आई का काम आता है ना? तो वहां भी अगर,
और वो आई किसका रहता है? सबमर्ज्ड बॉडी के क्रॉस सेक्शनल सरफेस का, जो लिक्विड की सरफेस पर बन रहा हो, जो लिक्विड के सरफेस पे बन रहा हो, है ना। जैसे ये 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 कोई इस तरीके से ब्लॉक है, मान लो इसमें ऐसे डाल दिया, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसका जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको काउंट किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। ठीक है। और उसमें भी कौन सा? लीस्ट, याद है क्या? लीस्ट वाला लिया जाता था। एक एक्सिस ऐसे बनेगी, एक एक्सिस ऐसे बनेगी, इसके प्लेन में दो एक्सिस बन जाएंगी, वाटर के प्लेन में, ये वाटर सरफेस के प्लेन में दो एक्सिस बन जाएंगी। तो लीस्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता था, याद है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सा होता था? लीस्ट वाला। क्योंकि जो कम होगा उसी के अबाउट यहां बेंडिंग कर रहे हो, यहां तुम इसकी लुटिया डुबा रहे हो, है ना, उस बॉडी को डुबा रहे हो। अगर उसका आई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो वो डूबने का रेजिस्टेंस कम ऑफर कर पाएगा। तो हम डिजाइन लीस्ट को देख के करते हैं कि हमारे अगर लीस्ट वाली साइड पर बच गया तो बड़ी वाली साइड पर तो बच ही जाएगा, बड़ी वाली साइड पर बच ही जाएगा। जैसे मान लो तुम कोई शिप इस तरीके से बना दो, मान लो तुम कोई शिप इस तरीके से बना दो, शिप का डिजाइन ही तुम्हारा ये है, हमारा शिप मान लो इस तरीके का है, शिप का डिजाइन ही यही है, मान लो बीम जैसा ही डिजाइन बना दिया तुमने, यही शिप मान लेता हूं मैं पार्ले जी की जगह, ये शिप है तुम्हारा। ठीक है। अब ये पानी में डूबा हुआ है ऐसे, ये पानी में इतना डूबा हुआ है, ठीक है, ऐसे पानी भरा हुआ है। अब ये जरा बताओ, जब ये शिप का गिरने का चांस किस एक्सिस पर है, ये यहाँ बताओ, ऐसे गिर गिरने का चांसेस किस एक्सिस पर है? अगर ये डूबेगा तो ऐसे लेफ्ट राइट डूबेगा या फ्रंट और बैक? ये मान लो शिप का फ्रंट है, ये शिप का बैक है, ये शिप का राइट हो गया, ये शिप का लेफ्ट हो गया। सो राइट लेफ्ट में गिरेगा डूबेगा या फ्रंट बैक में डूबेगा, बोलो। है भाई, या मैं दूसरी एक्सिस बना देता हूँ, ये एक्स और वाई काम नहीं आएंगी, उस पर मैं दूसरी एक्सिस बना दे रहा हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दे रहा हूँ और इसको वाई एक्सिस बोल दे रहा हूँ। उसके सरफेस पे बनानी पड़ेंगी ना एक्सिस, अब ये तो यहाँ थी, यहाँ बताओ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब की बार देखो, ये वाली बी बन जाएगी, कम है, और ये वाली डी बन जाएगी डायमेंशन। तो यहाँ अगर ये डी है तो मेरा क्या ज्यादा होगा, यहाँ आई वाई वाई ज्यादा होगा, आई वाई वाई ज्यादा होगा, बी डी क्यूब हो जाएगा, आई एक्स एक्स कम होगा। ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अबाउट लुढ़कने का चांस है कि नहीं है? एक्स एक्सिस के अबाउट लुढ़कने का चांस है कि नहीं है? वाई एक्सिस के अबाउट लुढ़कने का चांस नहीं है। अगर इसकी लुटिया डूबेगी, ये नाव डूबेगी, तो वाई एक्सिस के अबाउट थोड़े डूबेगी, ये एक्स एक्सिस के अबाउट लुढ़केगी, या तो इधर या तो इधर, क्योंकि इसका आई एक्स एक्स कम हो गया, क्योंकि बी कम है। बात समझ आई कि नहीं आई? है ना। हाँ, तो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां भी लिया जाता है, जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर मैंने उस पर डूबने से बचा लिया तो दूसरी वाली एक्सिस पर तो बच ही जाएगा, इसलिए वहां लीस्ट वाला लिया जाता है। क्लियर है? बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, चलिए जी। तो एरिया और जो मास वाला है, उन दोनों में हम लोग पहले पढ़ेंगे आज एरिया वाला के स्टैंडर्ड फिगर्स। एरिया वाला वैसे सोम में है आपका ज़्यादा। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जैसे मुझे पता करना है किसी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर एरिया का पता करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है। यहाँ इसका सेंट्रोइड होगा, तो ये सेंट्रोइडल एक्स और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस हो गई। ये मान लो तुम्हारा बी है, ये मान लो तुम्हारा डी है। अब इस पूरे एरिया ए का हमने क्या फाइंड करना है? अबाउट एक्स एक्सिस इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, इसका एक एलिमेंट मानेंगे जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है।
तो हम पूरे एरिया की बजाय छोटे एरिया डीए का पहले पता करेंगे। अब डीए की वैल्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं हमने वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस का एरिया मान लिया है, तो डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू डी वाई। ये डी वाई है और ये बी है, तो बी इंटू डी वाई बन जाएगा छोटा एरिया। या सुनो, तो यहाँ पर छोटे एरिया की वजह से छोटा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस सेंट्रोइडल क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर होगा। अब पूरा पता करना है बड़ा, बड़ा पता करने के लिए छोटे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए क्या है, बी डी बाई। ठीक है, अब बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, देखो ऊपर प्लस डी बाई टू से लेकर नीचे माइनस डी बाई टू तक जा सकता है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस डी बाई टू, अपर लिमिट हो जाएगी प्लस डी बाई टू। इसको सॉल्व कर लीजिए, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाई क्यूब बाई थ्री हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू। समझे कि नहीं समझे। अब इसको सॉल्व करो पूरे को, तो ये सॉल्व हो गया आ जाएगा बी डी क्यूब बाई 12। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम एरिया वाई एक्सिस के पैरेलल मान लें, एक्स एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स का एलिमेंट मान लें, वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करें, तो ये डी बी क्यूब बाई 12 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो ये होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी फिगर। ठीक, तो अब स्टैंडर्ड हमको ये याद रखने पड़ेंगे हर स्टैंडर्ड फिगर के कि उनके सेंट्रॉइड पर कितना है, दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ठीक है, तो हमने पहला पता कर लिया डेरिवेशन से रेक्टेंगल के लिए या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। बाकियों के लिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको उनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होता है, तो ये सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस हो जाएगी और सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस ये हो जाएगी। दिस विल बी एक्स बार एंड वाई बार। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड यहाँ से होता है एच वाई थ्री पर और यहाँ से होता है टू एच वाई थ्री पर, याद है। तो बी बाई थ्री एंड टू बी बाई थ्री, अगर बेस पूरा बी है और हाइट पूरी एच है, तो दिस विल बी दी एरिया। तो इसका आई एक्स एक्स कितना रहता है, याद है किसी को, आई एक्स एक्स सेंट्रॉइड पर हमें याद रखने पड़ेंगे, बाकी पर हम पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम से पता कर सकते हैं। सेंट्रॉइड पर इसका कितना होता है, बी एच क्यूब बाई 12 और वाई के अबाउट हो जाएगा एच बी क्यूब बाई 12। ठीक है, दोनों सेम होता है। अभी एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। यहां पर ये सेंट्रोइडल बाई एक्सिस बनेगी, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बन जाएगी। यहाँ भी हाइट मेरा एच ही है और बेस मेरा बी ही है। ठीक है, ओ सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, ये 12 नहीं है, 36। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 36 होता है, सॉरी फॉर दैट, 36। हाँ, इस पे आओ। इसके सेंट्रॉइड ये एच वाई थ्री पर ही होता है। ठीक है, और ये ड्यू टू सिमेट्री बीच में आ जाएगा, सो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा, एक्स पर तो सेम रहेगा, एक्स पर तो सेम रहेगा बी एच क्यूब बाई 36, बट वाई पर बदल जाता है। वाई पर कितना बन जाता है, 48 बन जाता है। बी एच बी क्यूब बाई 48। तो ये डायरेक्ट याद रखने हैं आपको दोनों ट्रायंगल के लिए।
नेक्स्ट अपना आता है सर्कल। तो सर्कल के लिए दोनों एक्सिस पर सिमेट्री बनेगी, दोनों एक्सिस पर सिमेट्री बनेगी एक्स और वाई पर। तो दोनों एक्सिस पर ड्यू टू सिमेट्री सेम होना चाहिए कि नहीं। ये सेंट्रोइड है इसका, एक्स बार एंड वाई बार एक्सिस। तो यहाँ ड्यू टू सिमेट्री दोनों सेम होते हैं। कितना होता है, 5/64 डी की पावर 4, इतना होता है। क्लियर है जी। तो इन बेसिक फिगर्स का आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी किसी का बाकी किसी का होगा तो आप पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। बाकी एरिया अगर कम कर देता है ना, तो उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट हाफ हो जाता है ना। कितना एरिया पोर्शन कट करके निकाल दे और दो एरिया जुड़ जाएंगे तो दोनों का जुड़ जाएगा, आई ऑफ एरिया 1 प्लस आई ऑफ एरिया 2। ठीक है, वो क्वेश्चन अपने आप में फर्स्ट ईयर में अब आपने किए होंगे, वो बेसिक्स है। ये आपको स्टैंडर्ड तीनों याद रखने हैं जिससे कि आप किसी और एक्सिस पर इजीली फाइंड कर पाएं। ठीक है, स्टैंडर्ड फिगर के ये आपको याद रखने हैं। दैट्स इट। ओके, so this is how area moment of inertia is calculated। चलिए फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है अपना मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फिगर का करेंगे और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज की जाती हैं, उनमें क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कब वैलिड हैं कब वैलिड नहीं है, उसकी बात करेंगे। साथ में रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे और एक ऐसा फॉर्मूला भी बात करेंगे कि अगर एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो मास वाले में कैसे चेंज किया जाए, और मास वाला पता है तो एरिया वाले में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है ना। तो दिस इज, तो स्टैंडर्ड ये आपको पता है, बाकियों का आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अब दो ट्राइंगल जोड़ दो, एक उसमें से कट कर दो, वो सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। बट ऐसा क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया, वो आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस थे। हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, इन्हीं का यूज है, तो इनका जितना यूज है उतना अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, इनके सारे डेरिवेशन में नहीं चले जाना है हम लोगों को, और ना ही इनके बेसिक क्वेश्चंस में चले जाना है। गेटिंग पॉइंट। हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए और इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, चलो साथ में इसके कुछ क्वेश्चन देख लेना, सॉल्ड एग्जांपल वगैरह, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ फिगर्स का जैसे करते थे फर्स्ट ईयर में, एल शेप टी शेप और ये काट दिया उसमें से ट्राइंगल, वो तो वो लेंदी प्रोसेस है बस, और कोई कुछ नहीं है उसमें, कुछ ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप एरिया जोड़ते जा रहे हो तो A1 x1 प्लस A2 x2 ये सब करते जाओ, और एरिया जो कट करके निकाल रहे हो उसको माइनस कर दो। मान लो A1 x1 जोड़ा माइनस A2 x2 कट करके जो निकाला है प्लस A3 x3 जो हमने जोड़ा हुआ है, तो उस तरीके से। तो सिंपल लेंदी क्वेश्चन रहते हैं बस, उनका कोई करने का मतलब नहीं है। सो वी विल मूव फर्दर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर आज। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है फिर, बाकी एहतियात जरूर बरतें। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी वेरी डेंजरस। अभी जिस तरह ग्राफ जा रहा है वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती आई डोंट थिंक कि वो ग्राफ कभी नीचे आएगा निकट भविष्य में। ठीक है, तो बचे रहें, ये बहुत बड़ी बात है, और हमारी वजह से बस कुछ और नेगेटिविटी ना फैले, वही हमारा तरफ से बहुत बड़ा योगदान होगा मेरी समझ से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।